गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, सुबह सुबह आपके सामने, जी हाँ, और आपकी बहुत सारी जो है कुछ बातें, सैटरडे संडे गुजर गया जी हाँ। ये इतना नहीं आप समझे कि मैं इतनी सॉरी चाय पी रही हूँ, बिल्कुल नहीं, ये जस्ट ओनली सिंपल सा पानी है, सादा पानी। अच्छा जी, बात करेंगे सैटरडे संडे कैसा गुजरा आप लोगों का। और कुछ लोग इवेंट्स में मसरूफ़, कुछ लोग घर की, मेरी तरह घर की सफाइयाँ वगैरह, क्या करें। उफ, इतना जुल्म मुझ पर किया जाता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं। कहते हैं, मैं अब छोटी सी एक आपको, मैं अक्सर मैसेज आपसे शेयर करती हूँ और फिर ब्रेक लेती हूँ, लेकिन आज मैं छोटा सा मैसेज और फिर अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। कहते हैं कि जब फ़ैन चलता रहता है तो उसकी वैल्यूज़, और कभी आप उसको देखते भी नहीं, कुछ गलत तो नहीं कह रही, लेकिन जब वो रुक जाता है ना, तो फिर हमें उसका महसूस होता है, क्योंकि हमें गर्मी लगने लगती है, हमारा दिल घबराने लगता है, तो दम हमें याद आ जाता है, ओह यार ज़रा पंखा तो खोल दो, गर्मी लग रही है, पंखा खोल दो, एसी खोल दो, कुछ भी जिससे आपको अच्छा फील हो, ठीक है। लेकिन जब तक वो चलता रहता है, अगर उसको 24 घंटे भी चलाया जाए ना, तब भी उसकी वक़्त आपको कहीं एहसास नहीं दिलाती, लेकिन उसका बंद होना आपको एहसास दिलाता है। कोई शख्स है, कोई चीज़ है। इसी तरह एक औरत का भी है, वो मेहनत करती रहती है, घर में सबका ख्याल करती है, सबका, तब उसकी अहमियत नहीं होती। कपड़े धो के दे रही है, कोई बात नहीं, खाना पका के दे रही, कोई बात नहीं, बच्चों का ख्याल करी, कोई बात नहीं, सब कुछ कर रही। लेकिन जब वो बीमार हो जाती ना, सब पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, और वो ये टेंशन होती है, यार मेरा इतना सारा काम अब रुक गया, मुझे वो दोबारा करना पड़ेगा, वो इस टेंशन में और तकलीफ हो जाती है। इसी तरह घर का मर्द भी ऐसा है, जब वो रोज़ हर महीने सैलरी लाता है, तो शायद उस पैसे की शायद इतनी अहमियत नहीं, लेकिन जैसे वो नहीं लाता या किसी वजह से वो सैलरी कट जाती है, तो एक हलचल सी मच जाती है, लेकिन कोई इसके अंदर की दुख, अंदर की तकलीफ को नहीं भांप पाता। कहते हैं कि आप खाना खाएं ना, खाने में इतने लवाजमात है, सबका एहसास रहेगा, लेकिन अगर नमक नहीं हो तो टेस्ट नहीं आता, लेकिन नमक नज़र नहीं आता। तो हमारी ज़िंदगी में कुछ किरदार ऐसे हैं, चाहे इदारे में हो, घर में हो, उनकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन हम उनको वैल्यूज़ नहीं दे पाते। जब वो स्किप करते हैं ना, तो हमें फिर महसूस होता है कि यार है कुछ चीज़, बिल्कुल नमक के बराबर होती है वो, लेकिन नमक के बिना आपके हलक से कुछ चीज़ नहीं उतरती। उनसे पूछे ना जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, तो कहते हैं हम फीका खाना खाते हैं, ज़रा कम खाते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उस नमक की अहमियत, उनकी ज़बान सिर्फ ज़बान का टेस्ट है, लेकिन क्या है, अहमियत तो है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग बहुत अहम होते हैं, अगर किसी वजह से उनको कहीं तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए, बीमार हो जाएं, या कहीं पर भी कोई भी किसी भी रीज़न से आपके ब्लड रिलेशंस, आपका भाई बहन, आपकी अम्मी खाला भाभी, कोई भी किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला हो, तो प्लीज़ उसके गॉसिप ना बनाएं। आपका बेटा, कुछ भी, कोई भी रिलेशन बहुत अहम करता है। एक माँ भी ना, अगर एक मुर्गी भी, जैसे होता है ना जानवर की माँ, एक किसी भी एनिमल के, आपने नोट किया होगा, जब शेर हमला करता है, चील हमला करती है, तो वो अपने पूरा फाइट करने को तैयार थी, जबकि उसके अंदर चाहे वो विल पावर हो ना हो, वो पूरी ताकत के साथ उसके साथ लड़ती है। तो मैं आने वाली नस्लों से ये कहना चाहती हूँ, आने वाले बच्चों से, प्लीज़ बेकदरी ना करें उस माँ की, जब आपको पैम्पर करती थी, जब से लेके जब आप बड़े हो गए तब तक। माँ बाप आपका बोझ समझ लें, आप नहीं समझ रहे, लेकिन बात यही है, वो आपको संभाल के, और आखिर में यही कहते तुम हमारे लिए बोझ थोड़ी हो, और हम बड़े होकर कह देते हैं आप लोगों का तो फ़र्ज़ था ऐसा करना।
तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। उनके दिल को चीरा मत करें, बहुत तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को दुख दे रहे हैं, तो प्लीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर खुश रहना है तो माँ बाप को खुश रखने की आदत डालें। उनकी छोटी छोटी बातों पे मुस्कुरा दिया करें, डांट खा लिया करें। अरे हमने तो चप्पल भी खाई है, हमने तो बेलन भी खाया है, बड़े प्राउड से बहुत सारे लोग कहते हैं, थप्पड़ भी खाया है। खुशकिस्मत हैं जो माँ बाप को आज अहमियत दे रहे हैं, वरना वो लोग भी हैं जो अभी तक कब्रों पर जाकर रोते हैं, कहते काश आप लोग होते। वो लोग हैं जो आज अपनी औलाद को लेके चल रहे हैं। अब उनको एहसास हुआ है कि माँ बाप को हमने कितना दुख दिया। लेट्स सी, मेरी गुफ्तगू ज़रा आप लोगों को वो कर देती है और अक्सर लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये स्क्रिप्टेड नहीं होती, ये मेरे दिल की दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। और अगर आपने बहुत कामयाब होना है तो माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। लेट्स सी, हम चलते हैं आपकी बातों से आगे। और कुछ ज़िंदगी की ऐसी हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और वो है कि कुछ लोग ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे हरकत हो जाती हैं उनसे। एनवायरनमेंट बड़ा काउंट करता है, दोस्त अहबाब बड़े काउंट करते हैं, दिल तोड़ने वाले बड़े काउंट करते हैं, मिसगाइड करने वाले बड़े काउंट करते हैं। वो काम तो कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, और हम एक ऐसी राह पे चलते हैं जहाँ पे हम खुद समझते हैं कि हम कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन हमारे अपने हाथ पकड़ के हमको कहते नहीं है, रास्ता है, दरवाजे खुले हैं, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल वेलकम। लेकिन ये तकलीफ़ का कटन मरला हम फेस कैसे करते हैं? मेरे साथ आज मेरे ख्याल में मेरे प्रोग्राम में ये बहुत कम ये सेगमेंट मैंने किया, लेकिन किया तो है, और मैं गा बगा इसे करूँगी ताकि कुछ लोग बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं वो बैक करें, और जो ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स का जो एक शेल्टर है, एक एनवायरनमेंट है, वो ज़रा अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें। और मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो शादीशुदा होकर, बच्चों वाले होकर भी कहते हैं कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और ये जुमला नहीं कहते कि अब हम खुद माँ बाप हो गए, अभी तक आप हमें टोकते हैं। मैं कहती हूँ आखिरी सांस तक माँ बाप रोकें टोके तो उनके बात को ओबे किया करें। मैं मिलवाती हूँ मेरे साथ, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अली रऊफ़ साहब का, और मैं फ़हद दीवानी साहब का बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने आज ये पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया। तो मैं मिलवाती हूँ मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं फ़हद दीवानी साहब, और यही हैं एडिक्शनल रिकवरी सेंटर के, और ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और उसकी माशाल्लाह मतलब करता धरता मैं कहूँगी, लेकिन मेरे साथ इनका इंट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त रहा कि इन्होंने पूरे प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया। तो मैं वेलकम करती हूँ फ़हद साहब। अस्सलाम वालेकुम। फ़हद दीवानी साहब कैसे हैं आप? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी मॉर्निंग शो में हमें इनवाइट करने के लिए। और बहुत ख़तरनाक टॉपिक है जो इस वक्त हमारी जो यूथ है, सिविलाइजेशन है, उसको जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से जो है वो खा रहा है, तो उस पर बात करने की। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ज़रा इंट्रोडक्शन अपने मेहमानों से करवा दें। मेरे साथ इस साथ पे तशरीफ़ रखते हैं, और माशाल्लाह ये डायरेक्टर हैं प्रॉमिस रिहैबिलिटेशन सेंटर के अली रऊफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं हम? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट क्लास स्माइल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये मुस्कुराहट बड़ी कीमती होती है सर, वरना अंदर की जो टूट फूट है ना, अगर लोगों को बता दी जाए कितने लोगों को आप फेस करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ नाज़रीन को ये बताऊं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम हो गया कि बड़ी मुश्किल होती है कि उन लोगों को लाना जो इस प्रोसीजर से या इस प्रोसेस से गुजरे हो, बड़ा मुश्किल होता है। सही कह रही हूँ गलत? बिल्कुल सही। तो मैं मिलवाती हूँ, मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ पे हैं मिस्टर शोएब आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शोएब साहब? और आप इस तकलीफ़ से गुज़र चुके हैं, हम आपसे बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे। और इस हाथ पे तशरीफ़ रखते हैं सैयद अदील अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और ये भी पेशेंट रह चुके, मैं ये कह सकती हूँ, उनको जुमला बुरा ना लगे तो मुझे प्लीज़, ये इस प्रोसीजर से गुजरे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ड्रग्स हो या जो भी, अब ये ज़रा गुफ्तगू होगी तो पता चलेगा। और गुफ्तगू के लिए मैं ज़रा सबसे पहले कहूँगी कि एक इंट्रोडक्शन हो जाए, और मैं सर फ़हद से कहूँगी दीवानी साहब ज़रा प्लीज़ ज़रा बताइएगा रिहैबिलिटेशन के बारे में भी, आपके अपने सेंटर के बारे में, और ये जो लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं फैमिलीज़, और जो लोग पेशेंट आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ओवर टू यू। एडिक्शन रिकवरी सेंटर बेसिकली कोई भी ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, उसका जो मेन मोटिव है वो ये बताना है कि किरदार की ख़राबी नहीं है, ये बीमारी है। ठीक है। और मुआशरा इसे जो है वो किरदार की ख़राबी समझता है। ठीक है। जबकि इस बीमारी का अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो ये मुमकिन है कि वही पेशेंट जो है वो एक माशरे का काबिल एतमाद कारआमद इंसान बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले जाते हैं। हमारे पास मेल यूनिट है, यानी कि हम मेल्स को जो है वो ट्रीट करते हैं।
प्रॉमिस रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारी मेन ब्रांच है, लकीवन के नियर है। ये गुलशन में है एडिक्शन रिकवरी सेंटर, जहाँ मैं खुद मौजूद होता हूँ। अली साहब प्रॉमिस में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जो फैमिलीज आती हैं वो एक स्टिग्मा है, क्योंकि नशा जो है वो करते हैं तो छुपाना शुरू कर देते हैं घर वाले कि नहीं घर में समझ जाएगा, इसको चांस दिया जाए, इसको सख्ती की जाए, जबकि उसका चांस तो देना, उसका इलाज कराना है। तो वो उस कंडीशन में आते हैं हमारे पास जब उसका पेशेंट का बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। तो इस वजह से उसको फिर हमें इनग्रिड यानी कि अपने पास रखना पड़ता है। इन पेशेंट एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते हैं उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, एविडेंस बेस्ड है। उसके बिहेवियर्स पे काम करते हैं, उसके विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं और फिर वापस से उसको माशरे के अंदर जो है वो इंडल्ज करते हैं ताकि वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ को गुजार सके। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जीते जाते सबूत तो खैर मैं खुद भी हूँ और मैंने ये फील्ड भी इसीलिए चूज़ की। अच्छा, मुझे आपने जब ये सरप्राइज़ नाज़रीन, ये बात साहब जो है ना बड़े छुपे रास्ते में, इन्होंने जब मुझे कहा कि मैं खुद पेशेंट रह चुका हूँ, तो मेरे मतलब मैं शॉकिंग हुई एज अ मतलब एक बंदा एक सेंटर को, और वो भी रिहेबिलिटेशन सेंटर को रन कर रहा हो, और वो खुद कहे कि मैं खुद रह चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि इनका माइंड कंट्रोल में रखने की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वरना इतना ईजीएस्ट नहीं होता कि बंदा किसी, अब तो जिस तरह डे बाय डे हर चीज़ की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो हम लोग हुक्के से चिलम से लेके आइस तक का प्रोसीजर जो है वो यहाँ तक लोगों ने तय कर लिया। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही। सिगरेट और छोटा पान, थोड़ा सा तंबाकू करते करते हम गुटके मावे पर आ गए। हमें स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं दिया कुछ ज़्यादा? बिल्कुल ऐसे ही। अभी हमने कहा ना बीमारी अच्छा, किसी को ये एक अच्छी जगह पर जहाँ पर लोग बड़े मज़े से वो शीशा पी रहे होते हैं, कभी उसको साइड में कोई बोल दो भाई तुम चिलम पी रहे हो, तो उसको कितना बुरा लगेगा सर? बिल्कुल ऐसे ही बुरा लगेगा ना, बुरा। बिल्कुल ऐसे ही तो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए ना, हुक्का पी रहे हो। ऐसे ही। अच्छा, ये जो आपने सेंटर का आपने खुद एक प्रोजेक्ट, मैं आपका वो सुनना चाहूँगी स्टोरी, लेकिन मैं चाहूँगी ज़रा सा थोड़ा गुफ्तगू जाए, फिर हम ज़रूर फात से सुनेंगे फात कैसे मुब्तला हुआ। और ये अपने आप को प्रेजेंट करना नॉट ए ईजीएस्ट जॉब, बहुत मुश्किल है। मैं चलती हूँ, मेरे साथ अली रऊफ साहब हैं, डायरेक्टर भी हैं प्रॉमिस रिहेबिलिटेशन सेंटर के। सर, किस टाइप के जो पेशेंट है और कौन, खुद तो वो आ नहीं सकते तो पेरेंट्स लाते हैं या कोई फैमिली मेम्बर लेकर आते हैं? हाँ, देखिए जब फैमिली मेम्बर्स को पता लगता है और जब बात हाथ से निकल जाती है तो अब फैमिली मेम्बर्स सर्च करते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और वो हमें रुजू करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट जो ज़्यादातर होते हैं वो खुद नहीं आते, क्योंकि ज़ाहिर एक खौफ होता है, जैसे स्टिग्मा कहते हैं ना कि भाई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का नाम बड़ा बदनाम है कि वहाँ मारते हैं, वहाँ इस तरह के होते हैं, वहाँ ये करते हैं, वहाँ करते हैं, वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मैं खुद एडिक्शन थेरेपिस्ट हूँ, इंग्लैंड से मैंने ट्रेनिंग हासिल की है, बहुत सारे काउंसलिंग कोर्सेज वगैरह किए हैं और हम इसको एक अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, जिसका रिजल्ट सामने है आपके। और ज़ाहिर है जब किसी को बचाना होता है तो उसको झूठ बोल के भी लाते हैं कि भाई तुम्हें थोड़े दिन के लिए ले जा रहे हैं, डॉक्टर के पास चेकअप कर रहे हैं। ये तो स्टोरी हमारे साथ करंट हुई है, ये जो आपने कहा ना झूठ बोल के, उसको बिल्कुल नहीं बताया जाता ताकि वो फिर तो भाग ना जाए ना, वो भाग ना जाए। बिल्कुल ये पेशेंट्स इनका जो मेंटल हेल्थ होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, ये सही को सही नहीं समझ पाते। उनको एक खौफ होता है कि अगर हमने नशा छोड़ दिया तो हम उसके बगैर जिएंगे कैसे, एंड दे वांट टू क्लिंग ऑन टू इट टिल देयर लास्ट ब्रेथ। सर, क्या उनकी ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, हर तरह की क्लासेस होती हैं हमारे पास, ताकि वो जिससे मोटिवेट हो। बिल्कुल, पहले जो होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है, पहले असेसमेंट होती है, डिटॉक्सिफिकेशन टेस्ट होते हैं, कुछ हम करते हैं, हमें पता लगता है कि कौन से ड्रग्स एक्चुअली वो इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद हम उनका डिटॉक्स प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। साथ साथ काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपीज़, मोटिवेशनल थेरेपीज़, साइको एजुकेशन ग्रुप्स, 12 स्टेप प्रोग्राम, बहुत सारे हम लोगों ने ग्रुप्स ऐड किए हैं जिनसे इनको हर किस्म की ग्रूमिंग मिलती है, चाहे वो एजुकेशन की फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरेक्शन की फॉर्म में हो, चाहे वो ज़िंदगी का मज़ा बगैर नशे के हासिल करना हो, जिसको हम फ़न ग्रुप भी कहते हैं, वो भी हो, क्योंकि वो ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है कि नशे के बगैर फ़न किस तरह किया जाता है लाइफ में। तो हर तरीके के ग्रुप को जब ये लोग ठीक होने लगते हैं, रिकवरी यानी कि देखिए सबसे पहले तो माइंड से फाइट होती है ना, मेंटली प्रिपेयर होना कि मैं हाँ ठीक है मैं कर सकता। अब वो हो गया, ऑन हो गया, उनका एक सिम्टम क्या यार हमसे गलती हो गई, तो उनकी फीलिंग कैसी होती है? अच्छा, इसके बारे में बताना है। ब्रेक, इजाज़त है सर, प्लीज़ इजाज़त है, ब्रेक की आ गई ना मुझे। और अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें करनी, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, इतने सारे दिमाग में मेरे क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपने भी करने हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमें कॉल करें और बताएं कि आपके इर्द गिर्द इस तरह का कौन सा एनवायरनमेंट है और कौन से आपके बच्चे हैं जो भी इस तरह की
मतलब ड्रग्स में मुब्तला हो गए। तो यहाँ लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एक बार फिर मेरे साथ दो रिहैबिलिटेशन सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। सबको वेलकम करती हूँ और साथ में वो लोग जो इस प्रोसीजर से गुजरे हैं। लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि ये एक ऐसा सेंटर है कि जहाँ पर अगर कोई रिकवर कर जाए, अगर वो वहाँ जॉब करना चाहे तो उसको एक अच्छी डेजिग्नेशन मिलती है। जैसे फ़ाद से पूछते हैं, फ़ाद अब सेंटर को तो एकेडमिशन है ना, एकेडमिशन एडिक्शन रिकवरी सेंटर, सॉरी माजरत के साथ सेंटर को रन भी कर रहे हैं और ख़ुद भी पेशेंट रह चुके हैं। तो फ़ाद ज़रा समझ चाहूँगी, थोड़ा लोगों को सच स्टोरी शेयर कीजिए। बिल्कुल। वैसे तो मेरी लाइफ में अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो मैं एक्स बैंकर था और अपना जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप जैसे बिज़नेस कहते हैं वो करता रहा था। बट उसके साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं इस लत में मुब्तला था और जब तक इलाज नहीं कराया जब तक ऐसा लगता था जैसे ये कोई आदत सी है। लेकिन जब इलाज कराने की ज़रूरत महसूस हुई, जैसे मैंने बताया, मुआशरे का सबसे बड़ा मसला है ये। मेरी स्टोरी में सारे उन पेरेंट्स के लिए जो सुन रहे हैं वो इंडिकेशन है कि कहाँ पे रोकना है। सबको ये लगता था कि भाई काम सेट है, सब चीज़ें सेट हैं, तो अगर कहीं पे ये अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, चर्च का करता है, तो वो बात घर तक नहीं आती है, इसकी हेल्थ पे इशू नहीं आता। तो शायद ये इसका सोशल सर्कल ही ऐसा है, सोशली एक्सेप्ट करने लग गए थे। ठीक है। लेकिन दर हकीकत जो है वो मैं अंदर से बीमार था। एडिक्शन क्योंकि एक डिजीज़ है और इसके अंदर मसला ये है कि ये फिर बढ़ता रहता है नशे का इस्तेमाल। जहाँ पहले कारोबार की तरजीह थी, घर वालों की तरजीह थी, बीवी बच्चों की तरजीह थी, उसकी जगह तरजीह हो गई नशे की। और उस वक्त अफसोस के साथ, क्योंकि उस वक्त इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं थे, इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि लोग यूनिवर्सिटीज़ में, हम तो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में बता रहे हैं, कॉलेजेस में बता रहे हैं, अपने फेसबुक के थ्रू बता रहे हैं कि ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि बंदे की ज़िंदगी के अंदर नशा आ गया है, तो इसका मतलब कि वो अपना खालिपन कहीं ना कहीं दूर कर रहा है, कोई ना कोई उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है। सही। तो इससे पहले कि ये बीमारी इतनी बढ़ जाए कि बर्बादी हो, बर वक्त इलाज कराना ज़रूरी है। तो नशे की जो बीमारी है उससे जब मैं गुजरा तो मुझे यही समझ आया। अच्छा, मैरिड थे या नहीं थे? मैं शादीशुदा? उस बचपन वक्त से ये मैरिड था। नहीं हाँ नहीं, अब जब ये प्रॉब्लम आपको हुई, क्योंकि होता है जहनी कुछ स्ट्रेस होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो बंदा कहता है इस किसी ना किसी चीज का बहाना बना लेता है। हाँ, बस यूं कह सकते हैं। ठीक हाँ। है। या एनवायरनमेंट, दोस्तों का एनवायरनमेंट। असल तो एनवायरनमेंट ही है ना। ठीक है। असल तो एनवायरनमेंट ऐसी चीज है ना, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी। ओके। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैं प्रोब होता था टुवर्ड्स एडिक्शन, टुवर्ड्स ऐसी चीजें। ओके। हाँ, हर चमकती चीज सोना लगने वाली जो एक शख्सियत होती है वो, तो उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो शादी तो बिल्कुल हुई हुई थी और फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम। मैं नाज़रीन को पता चले कि ये जो रास्ता है किसी वक्त भी आपकी लाइफ में आ सकता है नशे का। तो किसी भी किस्म का हाफिज कोई भी। हाँ, हाफिज होते हैं, शादीशुदा होते हैं, कितने बच्चों के बाप हैं, बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हैं, बीमारी किसी को बता के नहीं आती। लेकिन बर वक्त अगर उसके साथ के जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, जो इतने एंड पे इलाज पे लेके आते हैं, वो शुरू पे लेके आ जाए, तो शायद मेरी जर्नी कहीं और से स्टार्ट होती। लेकिन मेरी जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। फिर एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा, कई दफ़ा रिहैब्स जाना पड़ा। और जब जाके मुझे समझ आया कि ये प्रोसेस जो है वो बेहतरीन तरीके से कैसे जो है वो फॉलो किया जाता है, उसमें अलग अलग दुनिया के मॉडल्स को इम्प्लीमेंट किया गया, तो हर किस्म की बर्बादी तो की। ये अच्छी बात तो नहीं है कि कह सकेंगे कोई फ़ख्र हो, लेकिन हर किस्म का, यानी कि आप ये समझ लें कि ज़मीन से तो जा टकराए थे। अब उसके बाद कोई आसरा नहीं था कि कोई हाथ पकड़ के भी उठा ले, तो उठना था। तो फिर इन चीज़ों को फॉलो किया। और मैं ये नहीं कहता कि मैं पेशेंट था, मैं पेशेंट हूँ। और अगर हर आदमी आजकल साइकोलॉजिकल अगर बीमारी हेल्थ की बात करें, 90% लोगों को ज़रूरत है, बाकी 10% कौन है जो मेरे ख्याल में बोल नहीं सकते, बाकी सबको ज़रूरत है एक दूसरे के साथ बात करने की। हमारे साथ अपने ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं अपनी बीवी का ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकता, मैं तो पूरा दिन बैठ के फैमिली काउंसलिंग करता हूँ,
तो जब मेरी फैमिली और मेरी बात आती है, मेरी और मेरी बीवी की, तो हमें किसी से और से बात करनी है। इस चीज़ की अवेयरनेस के प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। इस चीज़ पे अगर हम आए और घर वाले बर वक्त एक प्रोफेशनल को लाइफ के अंदर लेके आए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों से, नुकसान से बच जाएंगे जो हमने फेस किए अपनी लाइफ ओके, के अच्छा, अंदर। जैसे मैं अभी सुन रही हूँ फहद की कि किसी भी एज में और किसी भी वक्त या लम्हा, चाहे हैपनिंग्स में हो, जैसे हम समझते हैं कि नशा सिर्फ वो है जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ अगर ज़्यादा भी हैपनिंग्स है या आपको हर चीज़ की छूट है, कोई आपके पास रिस्ट्रक्शन नहीं है, तब भी हम इस प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। मैं ज़रा अली रऊफ साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, ऑफ कोर्स आपने क्या समझते, कौन सा रेशो ज़्यादा है जिनके ऊपर, जैसे आपने देखा होगा, मैं अभी DHA बोलूँ या ऐसे कुछ हाई कैलिबर के लोग बोलूँ, इनके ऊपर पैसा भी अंधा है और रिस्ट्रक्शन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हर चीज़ मिली हुई है, तो वो वाली रेशो ज़्यादा है या वो लोग जो गुर्बत से नीचे हैं? देखिए, इसका कोई वो नहीं है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे कुछ भी हो, एडिक्शन एज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी किलर, ये हर किसी को हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंसान की एक वजह नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन की वजह से करता है, कोई रिस्ट्रिक्शन ना होने की वजह से करता है, कोई मोहब्बत होने की वजह से करता है, कोई मोहब्बत ना होने की वजह से करता है। तो ये बड़े एक बहुत बड़ी उसकी वो है, रेंज है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई जल्दी लग जाता है क्यूरियोसिटी में, किसी को जल्दी लोग मिल जाते हैं, किसी को, जैसे फाद भी शादी के बाद है, उनको देर से मिले तो वो देर से लग गए। ठीक है, तो वो इसका वो नहीं होता। मेन ये कि डॉट टाइम पर आ जाए। हाँ, मैंने कहा मेन ये है कि उसको अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवानी चाहिए, घर वालों को तवज्जो घर वालों देनी को पता लग जाता है तो फौरन उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। और कुछ साइंस होते हैं जिससे घर वाले महसूस कर लेते हैं ना, जिस्मानी कमजोरी होना शुरू हो जाती है, रूटीन का खराब होना शुरू हो जाता है। ये बताएं कि क्या क्या इंडिकेशंस पता चलते हैं घर वालों को? जिस्मानी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी हेल्थ थोड़ी सी डिटीरिएट होना शुरू हो जाती है, खाने का उसका रूटीन आउट होना शुरू हो जाता है, सोने जागने का रूटीन आउट होना शुरू हो जाता है, ग्रेड्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो घर से ज़्यादा बाहर रहना शुरू कर देता है, रात को लेट नाइट जाना शुरू करता है। तो फैमिली देखती है कि ये इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और फिर फैमिली इंतज़ार करती है। अब तो क्योंकि इतनी मॉडर्न चीज़ें हो गई हैं कि आप किसी भी लैब में जाके टेस्ट कराएं तो पता लग जाता है कि बंदा कौन सा ड्रग इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी फैसिलिटीज़ अब मौजूद है कि अगर फैमिली को शक होता है तो वो जाके चेकअप करा सकती है एज अ बीमारी। अच्छा, क्या एक बात बताइए, बहुत सॉरी टू से, ये बात मुझे पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं, क्या हमारे मुल्क में ऐसी रिस्ट्रक्शन नहीं है कि ये अवेलेबल हो? जैसे सुना है मावा के ऊपर शायद लगा हुआ है, जी, तो क्या ऐसा कुछ है कि मना नहीं किया जा सकता? कि गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से, शराब मिल रही है, आइस मिल रही है, आइस तो ऐसे जैसे जो ना पिए शायद उसका फैशन ही काउंट नहीं होगा। तो क्या ऐसा है कि मना नहीं है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में? मना है एज पर पाकिस्तानी लॉ, तो मना है, इट्स एन इलीगल सब्सटेंस, तो जाहिर है मना तो है। अब वो कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है, ये तो बाकी एजेंसीज का जवाब दे सकती है कि कैसे क्या है, क्या लूप होल्स हैं, क्या किस तरीके से वो स्मगल होता है, इसके बारे में तो मैं नहीं जान सकता। वेरी बैड, लेकिन ये है, और यानी कि चीज़ है तो लोग पी रहे हैं ना, इसका तो आप बंदा कहेगा कि चीज़ हमारे मुल्क में है, लेकिन अब आपका काम या मेरा काम तो नहीं है पकड़ना। अब ये तो चलो सेंटर में आ गए, नालों के नीचे देखो, पुलों के नीचे देखो, छोटी छोटी गलियों में देखो, वो इतने मज़े से बैठे हुए, उनको देखो। और इसकी बाकायदा UNODC में रिपोर्ट्स बनती हैं कि कितने लोग एडिक्ट हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कौन से लोग किस ड्रग में मुब्तला, जो कि रजिस्टर्ड अगर होते हैं तो उनके आता है, डेटा मौजूद होता है, हर ज़्यादातर दुनिया की कंट्रीज़ का मौजूद होता है। तो ज़ाहिर पाकिस्तान भी इफेक्टेड है ड्रग एडिक्शन से, क्योंकि ज़ाहिर बराबर में ही हमारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर ये ग्रो भी होती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से आती है। क्या असल है, में अल्कोहल या हमारी कुछ एंटीबायोटिक में, सिरप में वगैरह में यूज़ होती है कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए थोड़ा सा नशा, जैसे अगर इंजेक्शन ना लगे तो हम बेहोश ना हो, तो ऑपरेशन ही ना हो, अब वो कहीं और पर्पस में करते करते उसका सेकंड पर्पस इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हाँ बिल्कुल, जैसे बहुत से एकिन्स इंजेक्शन बड़ा मशहूर है पेन किलर का, तो वो कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स, हमने सुना है जो पेशेंट्स के डॉक्टर्स कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई लगाना शुरू हो गए और फिर वो उसके आदी बन गए और वो उसको अब्यूज़ होना शुरू हो गया।
तो शायद हमारे अंदर अवेयरनेस की शायद कमी है कि अगर थोड़ा सा अवेयरनेस हो कि कोई और मेथड इस्तेमाल किया जाए या कोई और अल्टरनेट इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये एक एडिक्शन का बाइस बन सकता है। बहुत सी ऐसे लोग या ऐसी फैमिलीज हमारे को अप्रोच करती हैं कि नींद नहीं आ रही थी, किसी ने उनको नींद की गोली प्रिस्क्राइब की और वो नींद की गोली फिर वो 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर पूरी बॉडी का और पूरी ज़िंदगी का स्ट्रक्चर ख़राब हो गया उनका। और फिर वो ट्रीटमेंट के लिए फिर बहुत देर के बाद जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई फिर वो हमारे पास आते हैं। और यानी कि बिगड़े हुए केस उसके बाद, अच्छा फिर उसको टाइम भी बहुत लगता होगा। अच्छा सर एक बात बताएं कि ऑफ कोर्स एक बंदा को एक चीज़ की आदत पड़ गई है, मैं अब आपसे पूछूं, फ़हद से पूछूं, फ़हद को तो इसलिए पूछूं ये तो प्रोसीजर से कुछ, फ़हद एक बंदे को एक चीज़ छीन ली, पुलिस वाले तो मारते हैं ना, ये लोग पता नहीं मारते नहीं, पता नहीं मारते नहीं मारते, अब मारते नहीं मारते, अभी इनसे पूछेंगे, लोग चाय पी लें। एक बात बताएं कि ऑफ कोर्स जब आप इस प्रोसीजर से गुजरे कोई चीज़ आपसे छीन ली गई, अब वो मिल नहीं रही है, तो बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन भी तो होता है, जहनी रिएक्शन भी होता है ऑफ कोर्स, कि आपको वो चीज़ नहीं दे रहे, अब आप चिल्ला रहे हैं, गुस्सा करें, किसी को मारें, कैसे चाहते हैं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, शुरू में तो होगा ना, इसको विड्रॉल्स कहते हैं ना। हाँ। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वही ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो जो विड्रॉल के सिम्टम्स हैं वो जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो जब तक मिनिमम नहीं हो जाते जब तक मेडिकल हेल्प दी जाती है डॉक्टर की निगरानी में। डॉक्टर्स हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो पहले ड्रग टेस्ट की स्क्रीनिंग की कौन सा ड्रग यूज़ कर रहा है, क्योंकि हर ड्रग के अलग विड्रॉल्स हैं। चर्च पी रहा है तो अलग विड्रॉल्स हैं, आइस पी रहा है, हेरोइन पी रहा है, कोई भी किस्म का नशा कर रहा है तो उसके अलग विड्रॉल्स हैं। वो विड्रॉल सिम्टम्स ऐसे ना हो कि उसके बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए उसको मेडिसिन दी जाती हैं। जब वो मेडिसिन बंद की जाती हैं वो उसी वक्त बंद की जाती हैं जब उसके बिहेवियर जो है अब वो इस हो जाता है कि वो हाइपर ना हो, इतना कंट्रोलिंग हो कि वो लेक्चर्स में आ सके, अपनी साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठ सके, अपने थेरेपिस्ट अपने काउंसलर के सामने बैठ सके। उसके बाद फिर ये नहीं होता कि वो वाली क्रेविंग्स हो रही है, मेंटली क्रेविंग्स होती हैं। ओके ओके, और इसीलिए तो यानी कि मेंटली प्रिपेयर करने के जरा से ज्यादा हाँ, टाइम, और उसमें बहुत टाइम लगता है ना। अब आपने महबूबा छीन ली और बिठाया हुआ भी उसके मज़ार पे रिहैब में, एक दूसरा नशा करके आ रहा है, क्या करके आ रहा है, आइस करके आ रहे हो, अरे भाई अभी तो छोड़िए। तो वो जो प्रिपरेशन है, अच्छा। आप इसको हाँ थोड़ा सा मजाया करके इसीलिए बताया कि ये जो प्रिपरेशन है ये जरूरी है, हकीकत में रहना है ना। यानी कि उसको भैया चली गई, हो गई शादी, हो गई, अब मामू बन जाओगे, मैंने तो दफना दिया ना, मजार पे बिठा दिया। तो वो ये जो हकीकत है ये जरूरी है मानना। यानी कि ज़हनी तौर पे उसको पहले तैयार करना कितना मुश्किल है, हकीकत से दूर होता है। उफ मेरे खुदाया, बस ये जो चीज़ है बिछड़ा है ना, ये बड़ा, ये इन्होंने मुझे वो फिल्म याद करा दी, तेरे नाम है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए उसने अपना नाम खुद ऐसा किया ना। सही बात, हाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली एक नशे का मरीज ऐसा ही करता है, जबकि कभी ऐसा नहीं होता। आप दरख्त है, आप उसकी शाखें सही तरीके से काट दें दोबारा ग्रो करने लगता है। बिल्कुल ऐसे, आप बोले जड़ से काट दूंगा तो फिर खत्म हो गया। ऐसा ही है। चले लेट्स सी, जड़ से बिल्कुल नहीं काटना। हमारे अगर बच्चे अगर इस प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं तो हमें उन्हें बैक करना होगा। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। रिहेबिलिटेशन सेंटर इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी एक ऐसी मोटिवेशनल, मैं कहूँगी मैसेज के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में वो लोग भी आए हैं जो इस प्रोसीजर से गुजरे हैं। अच्छा, स्क्रीन पर कुछ लोग आते हैं प्रमोशनल लाइक, लेकिन इस वक्त मैं कहती हूँ, मैं इनको सलाम पेश करती हूँ, वो रिप्रेजेंट इस वक्त करें वो लोग उनके लिए जो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, किसी भी ड्रग्स में वो मुब्तला हैं, ये उनके लिए मोटिवेशनल लोग हैं। मैं दिल की गहराइयों से इन दोनों का, अशरफ का और अदील का, दोनों का शुक्रिया करती हूँ। अगर मैं नाम कुछ गलत है, दोनों है सैयद अदील अशरफ और शोएब आफ्ताब साहब, दोनों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ कि ये इस तकलीफ़ से गुजरे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि और लोग, क्योंकि अब ये उसी जगह पर भी जॉब कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देखिए मेरे साथ अगर ऐसे हो तो ये दिल से वो काम करें, इसे सदका जारिया काम कहते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो आज ये समझ लें अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ तक बैठे, तो मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ। सैयद अदील अशरफ, माशाल्लाह आप यंग से हो, कोई ऐसा नहीं, लेकिन ऐसी क्या हुई कि आपको, आप
इस प्रॉब्लम का शिकार हुए और अब तो रिकवर हो गए, अब सेंटर को भी रन करें, तो ऐसा क्या आपके साथ हुआ था, ज़रा प्लीज़ बताइए। ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ ट्रॉमा नहीं है कि मैं कुछ करूँ, मैं क्यूरियोसिटी है कि ये ट्राई करके देखते हैं क्या है। फर्स्ट टाइम जो यूज़ करा वो चरस यूज़ करी अपन लोगों ने, तो उस क्यूरियोसिटी थी कि शुरू कर यूज़ करके देखते हैं कि क्या है चीज़ है, क्या यूज़ कर कैसे होता है, क्या क्या इसका वो होगा, मज़ा होगा। इस तरह सारे ड्रग्स को इसी तरह यूज़ अच्छा, ये तो नहीं ऐसा दोस्त मिला हो बोला अबे यार तू छोड़, तू पी नहीं सकता है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, खुद ही क्यूरियोसिटी थी, शायद डीएनए में था अच्छा, ये हमारे। नहीं कि ये था कि ये है क्या चीज़, हाँ ये करके क्या तो है? देखते करके देखते हैं। करके वो एक मजे के लिए ओके, शायद ठीक है, ठीक। मजे के लिए करके देखते हैं, तफरी होएगी, थोड़ा मजा आएगा, चलो आएगा, थोड़ा कूल लगेंगे शायद। हाँ चरस पी रहे हैं, थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, अच्छा, यंग बहुत यंग एज में हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, शायद 9 मैट्रिक की। किसी ने नोट नहीं किया आपको दी? एट दैट टाइम नहीं किया ठीक है। क्योंकि शायद यंग हो रहे, अब्बू वालिद साहब की इंतकाल हो गया था, अच्छा। तो ऐसा कोई सरप्रस्त नहीं था, वालदा कामों में लगी रहती थी घर में, हाउस वाइफ है जैसे मेरी वाइफ मदर, तो इस तरह हुआ है, बस उन्होंने इतना टेक केयर नहीं करा। हम लोग लगे रहे रात भर बाहर घूम रहे, जॉब कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, इससे कुछ माँ वालदा भी कुछ नहीं पूछ रही क्योंकि चीज़ें बिगड़ नहीं रही थी, एडिक्शन की तरफ नहीं गए थे उस टाइम तक, सिर्फ एक सोच, कभी कभार पी रहे थे, कभी यूज़ कर रहे थे, मगर वो आहिस्ता 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 दूसरी जगह दूसरे नशों पे चले गए, उसके बाद शराब पे चले गए, उसके बाद हीरोइन पे चले गए, आइस भी यूज़ करने लगे। क्योंकि इनिशियली किसी ने आपको इंडिकेशन नहीं दिया, नहीं 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 तो कुछ किसी नहीं। ने वो नहीं कहा ये क्या बात है तुम देर से नहीं, क्यों, नहीं, किसी नहीं, ने नहीं ऐसा वो कुछ किया तो नहीं। वो आप और मजीद अपने का कोई बिल्कुल, पूछने वाला तो है बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके ऐसा ही ओके, फिर आगे? फिर आगे बस तो कुछ टाइम बाद इलाज का मौका मिला, मगर जहाँ इलाज कराया वो ऐसे मुझे अच्छा, इलाज के लिए खुद गए या किसी ने आपको? फर्स्ट टाइम मैं खुद गया, नहीं, मगर ये कैसे आपके अंदर आया कि मुझे इलाज करवाना चाहिए? क्योंकि ये सेहत बड़ी गिर रही मुश्किल- थी, सेहत गिर रही थी, बहुत सेहत गिर गई थी, चीज़ें ख़राब होती जा रही थी, जॉब छूट गई थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था। उई, उई, उई। तो घर वालों ने बोला इलाज पे चले आओ, मगर ऐसा नहीं हुआ कि पहले इलाज से सही हो गए, ऐसा नहीं हुआ। बार बार मौका मिला, दिया गया, घर वालों ने मौका दिया, मगर ये आखिरी में ये मैं मशकूर हूँ प्रॉमिस रिहैबिलिटेशन सेंटर वालों का, जिन्होंने हमें घर से, मेरे तो घर से उठाया गया, अच्छा, मैं आपको घर घर से से- ले गया, ठीक है। इंटरवीन करा, तो फिर उसके बाद हमारा इलाज हुआ, फिर मैंने चीज़ों को समझा, ठीक है। क्योंकि एक प्रोग्राम है नारकोटिक्स एनोनिमस का, उसके हवाले से उस चीज़ों की हमारी क्लासेस हुई, Good. चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाएगा, हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमारे रिकवरी थेरेपिस्ट जो हमें चीज़ों को सिखाएगा, यानी हमारी- ग्रूमिंग क्लासेस जी से जी आपको ग्रूमिंग क्लासेस जो हुई कि कैसे नशे से दूर रहना। जो प्रीवियस इलाज हुए वो भी सही थे, मगर उसमें ऐसी ग्रूमिंग क्लासेस नहीं थी Okay. जहाँ मेरे प्रीवियस थे ट्रीटमेंट्स थे। हाय हाय। जो इस दफ़ा जो मुझे यानी कि ट्रीटमेंट इनको इन्होंने बताया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत जी, और बिल्कुल। कीमती है, इसको ऐसे जाया नहीं बिल्कुल, करें। और फिर इत्तेफाक से मैं जब यहाँ रहता रहा, यहाँ पे अपने इलाज पे ही रहा, तो मुझे ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पे ही दूसरी ब्रांच खुल गई, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। Good. तो मैंने फाद भाई से बात करी कि भाई मुझे कि वहाँ आना है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम, यू आर अलाउड टू कम। हम लोग गए वहाँ, आज भी काम कर रहे हैं बिल्कुल। आज अच्छा पहले लगता है अब अच्छा लगता है अच्छा कि लगता है, दुआएं मिलती है ना दूसरों की माओं की, शायद अपनी माँ की दुआ नहीं ले पाई, उनको इतना दुख दर्द दिया है, हाय दूसरों की माओं की दुआओं से हम शायद अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ कर दे। चले इतना ही आपके, देखिए आप उस वक्त अपने उसमें नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल तो अपना अब उसमें नहीं दे। वो फीलिंग आती है ना कि अम्मी उस वक्त, अब मम्मी होती तो, लेकिन अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ में। हमारे साथ कॉल पे मौजूद है जवाहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जवाहर भाई, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत जी। आवाज़ ज़रा करिए शहजाद। हाँ जी जी जवाहर भाई, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? बस मैं तो देख रहा हूँ कि किस तरह के आइडिया निकालते हैं आप लोग, और ये पूरे मुआशरे का मसला है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। हैं? और इस तरफ मेरे ख्याल वही बच्चे जाते हैं जिनको घर से सही परवरिश या उनको नहीं मिलती, उनकी जो उनका असल हक होता है। बिल्कुल ऐसे ही। दोस्तों में वो बैठ के इस तरह की बातें सोचते हैं, अब्बा नहीं अच्छा जानता मुझे, अम्मा नहीं जानती, भाई नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे, इस तरह के भी मेरा केसेस तो आते ये- हैं, बिल्कुल ऐसे भी केसेस होते वही हैं। ना। बच्चों पे तवज्जो ऐसे देनी चाहिए जैसे एक बंदे का बाजू टूट जाए तो अपनी बाजू पे तवज्जो देता है। ओह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हाँ जी, बच्चे बच्चे ही होते हैं, वो जिस तरफ जब लगाएंगे वो लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँ, मेरे वाला साहब हुक्का पीते थे, अब तो अल्लाह बच के फौत हो गए जी। हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा था कि मेरे लिए हुक्के पे ये आपने इसको गर्म करना है, आग जलानी है, वो कभी नहीं कहते थे। ठीक है। मैंने जिंदगी में, मेरी ख्वाहिश ही रही थी कि वो कभी मुझे कहें
लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुमने फिर इस काम पे लग जाना है। ओए होए, कितनी दूर की सोची उन्होंने। ठीक ऐसे तो ठीक। कभी उन्होंने मुझे नहीं कहा, चाहे वो रात को जब भी ऑफिस से आते थे ड्यूटी से, और वो खुद ही करते थे। जी, तो देखते हैं हम ऐसे बच्चों को। ये आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त चल रहा है, बहुत शुक्रिया। अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन बस असल ये है कि बस माँ बाप को बच्चों पे ऐसे तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। वो राहगरी का शिकार ना हो, आगे पीछे ना हो, उनके दोस्तों पे ख्याल रखें खास कर। हकीकत हकीकत हकीकत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जबर भाई। आज आपकी आवाज़ में बड़ी उदासी हमें महसूस हुई, क्योंकि आप कॉल करते रहते, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, लेकिन आज आपकी आवाज़ बड़ी उदास, क्योंकि जिनके माँ बाप जब बिछड़ जाते तो आवाज़ में खुद ब खुद ही एक, और ये हकीकत है। मैं सच बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास कुछ रियलिटी, जो आपने कहा कि ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग बच्चों पे बहुत डिपेंडेड हो जाते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक है, माजरत के साथ, कि मेरे बच्चे कभी ख़राब नहीं हो सकते, मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे भाई के बच्चों से अच्छे हैं, मेरी बहन के बच्चों से अच्छे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने बच्चों पर इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, और वहीं पर भी जब बच्चों को ये पता चल जाता है कि मेरे वालिद साहब या मेरी वालदा अपने सगे बहन भाइयों के बच्चों के साथ हमें कंपटीशन करवा रही हैं, तो वहाँ पर भी बच्चों पर ओवर कॉन्फिडेंट। मैं कहती हूँ आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद बाहर का माहौल इतना अच्छा नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बार बार क्लिक करें। आपकी परवरिश अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो वहाँ पर थोड़ा सा लैक हो जाता है। जैसे आपके बच्चे आपको सैलरी घर में दे रहे हैं, आपको परवाह ही नहीं है। और ये मैं रियल बता रही हूँ, एक लड़के का केस के वो आइस का नशा करता है और घर वाले उसको पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरा भाई ऐसा नहीं है, रियल में बता रही हूँ, अपनी इस रोज़ी पे बैठ के मैं बता रही हूँ। अगर मुझे कहें तो मैं उस बच्चे के पास लेके चलूँ, उसके वो आज उसकी नाकामी उसके घर के पेरेंट्स की वजह से हो रही है। आज उसको जिस जगह पर वो मकाम पे लड़का खड़ा है, उसको शायद बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए एक दिन होगा ये जेल में बैठा होगा, क्योंकि आइस का नशा वो करता है, उसके खून में शामिल हो गया, लेकिन वो बहुत सारे गलत क्राइम में मुब्तला हो गया। और जब बंदा नशे में होता है उसको यही नहीं पता होता कौन सा क्राइम कर रहा है, तो उसके अपने घर वाले सिर्फ उनको शायद पैसों से मतलब है, या तो फिर वो बच्चा उनकी सुनता नहीं है, और जब वो नशे में होता है तो वो शायद उनके साथ अब्यूज़ लैंग्वेज भी करता होगा। तो ये बच्चों को मैं कहती हूँ, चाहे शादीशुदा हो जाए, वो माँ बाप ही होते हैं, बच्चे होते हैं, चाहे वो माँ बाप भी बन जाए, वो दादा दादी बने, लेकिन उनके माँ बाप ही होते हैं। ये बार बार अपने बच्चों को याद करवाएं कि हम आपके माँ बाप हैं, आप हमारे माँ बाप नहीं हो। जहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर बच्चे बेराह रवि का शिकार हो सकते हैं, कुछ भी कोताही हो सकती है, लेट्स सी। लेकिन मैं कहती हूँ उन लोगों को जो अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें और अपने आप को दोबारा, किसी भी गलती हो जाती है, अल्लाह पाक है ना माफ़ करने वाला, तो गलती इंसान से होती है, वो दोबारा पलट के आ सकता है। हम कोई फरिश्ते नहीं, हम इंसान हैं। गलती आदम अलैहिस्सलाम से होगी तो हमसे भी हो सकती है, हम तो इंसान हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेट्स सी, मैं चलती हूँ आगे। मेरी गुफ्तगू थोड़ी ज़रा तल्ख हो जाती है, इसलिए कि मैं बहुत कुछ रियल चीज़ें देखती हूँ, तो यहाँ से बात निकलती है। यहाँ से मैं चलती हूँ ज़रा शोएब आफ्ताब माशाल्लाह खुद भी अब तो रिहेबिलिटेशन को आप देख रहे हो, का वर्क कर रहे हो, तो जब अब आपके साथ क्या वाक़या हुआ था जो आप ऑफ कोर्स इस प्रॉब्लम का शिकार हुए? मेरा स्टार्ट ऐसे हुआ था कि कुछ एक सराउंडिंग्स थी ऐसी, कज़न वगैरह पीता था, अच्छा, और फिर कुछ मूवीज़ वगैरह देख कर के वो बड़ा अट्रैक्ट करती थी कि भाई ये तो बड़ी राधे को तो नहीं देख लियो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो अच्छा लगता था, वही कूल लगता था कि बड़ा यार ज़बरदस्त लग रहा है, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करता हूँ। तो फिर इस तरह ट्राई किया, फिर वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा हुआ। दोबारा रिकवर होने में कितना टाइम लगा आपको? रिकवर होने में कितना टाइम लगा? रिकवर होने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा, और अभी भी चल रहा है प्रोसेस में, और ये चलता रहेगा ज़िंदगी भर। थोड़ा सा दुख होता है कि यार ये कुछ गलती हो गई, इतनी खूबसूरत लाइफ को मैंने इन चीज़ों के नज़र कर दी, वो वक्त वापस नहीं आता। हाँ, होती है डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल, लेकिन अब जो हो गया उसको मैं बदल तो नहीं सकता बिल्कुल। अब मुझे आगे मूव ऑन करना गुस्सा आता है उन लोगों पर कि, और वो जो गलतियाँ की उससे मुझे सीखना है। हाँ गुड, ये मोटिवेशन मुझे चाहिए वाकई। यार वो वक्त जो चला जाता है ना, वो वाकई में वापस नहीं आता, लेकिन बंदा कहता है कि अब आगे बढ़ना है। हाँ ठीक है, उदासी मायूसी तो होती है कि यार ये मैंने क्या किया, लेकिन अब आगे तो बढ़ना है ना। अगर उसको लेके बैठा रहूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा।
अब जब बता रहे थे आपके बारे में, तो जब लोगों को पकड़ने जाते हैं, जब आपको पता चलता है, कोई पेरेंट्स आता है, कोई माँ आती है, दुख अपना बताती है कि भाई मेरा बच्चा है वो सुनता नहीं, आप उसको लेके जाए, तो सुना आप दबंग शबंग खुद जाते हैं, फिर पकड़ के लाते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है? कंफ्यूजन? बिल्कुल, कोई तो हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई डर जाते हैं, पुलिस वाले आ गए। हाँ वो आ गए, बिल्कुल सही। तो वो जब तक कोई प्रोसेस कर पाते हैं, जब तक वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। हाँ। ठीक है। पहले दिन उनका क्या बिहेव होता है आप लोगों के साथ? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, और शुक्र है ये तो रिहेबिलिटेशन सेंटर बन गया, बात मैं सच बता रही हूँ वाली सब, शुक्र है। अगर ऐसे लोगों को अगर हम पुलिस में कंप्लेन करें, कोई फायदा नहीं है, वो फिर पैसे देके छोड़ के आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे फायदा कुछ, बल्कि उनको उधर ज्यादा एंटरटेन किया जाएगा। किस कानून के तहत रखेंगे, ये भी तो मसला है। देखिए बात समझने की ज़रूरत है कि एडिक्शन इज़ अ डिजीज़, बीमारी है। हर बीमारी को, बीमार बंदे को जेल में नहीं डाला जाता, बीमार बंदे का इलाज किया जाता है। यानी कि आप ये बता रहे हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, कि कभी भी अगर आपके इर्द गिर्द कोई हीरोइनची या नजर है, तो इसको ये सोच के मत कंप्लेन कीजिएगा कि पुलिस वाले आएंगे। पुलिस वालों का ये काम नहीं है, वो लेके ज़रूर जाएंगे, वो कहेंगे कहाँ रखे हम, उनके ऊपर भी बोझ है, उनके और 100 रफड़े होंगे, तो कहेंगे अच्छा 500,000 लेके वो फिर उनको छोड़ देंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा नज़र आता है, तो आप इन इदारों के साथ कांटेक्ट करें और अपने बच्चों को बैक करें। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, की तो तुम लोग डर जाते हो यार। क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा, मैं क्योंकि हमारे पास पता ही नहीं चला टाइम का, तो लास्ट हमारे पास कुछ टाइम है, 15 मिनट है, तो मैं सबसे पहले ज़रा सा चलती हूँ फ़हाद की तरफ। फ़हाद दीवानी साहब, कुछ ऐसी बात जो अभी तक हमारे नाजरीन तक नहीं पहुँची, मैं चाहूँगी ज़रा सा इसकी डिटेल हो जाए। बिल्कुल, अभी एक कॉलर की, हम आपके रेगुलर कॉलर हैं, तो उनका शुक्रिया, जवार साहब का शुक्रिया, उन्होंने कॉल किया और इस मौजू पे बात की। वहाँ उन्होंने जो बात की कि परवरिश का मसला है, और मैं आपके पीछे जब बाग देख रहा था जिसमें इतने सारे फूल हैं, तो इस माली को यकीनन पता है कि किस फूल को क्या खुराक देनी है और कितना पानी। बिल्कुल, वालिदैन को इस बात की नॉलेज नहीं है, वो हर बच्चे को एक ही नज़र से देखते हैं। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। जबकि ये मसला है कि बच्चे के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, किस तरीके से उससे बात करनी है, वो पेरेंट्स का काम है सीखना। तो हम जो है वो फ्री कंसल्टेशन देते हैं इस हवाले से कि जिनकी फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम है, जहाँ पे उनका डिसफंक्शनैलिटी शुरू हो गई है। डिसफंक्शनल कहते हैं कि पहले नॉर्मल तरीके से चल रहा था, अब नहीं चल रहा, सही। अब नज़र आ गया, इंडिकेशंस आ गए, तो फ्री कंसल्टेशन देते हैं हम कि किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करनी है। मुदाखलत कोई नहीं करने देता, इंटरवेंशन नहीं करने देता। तो एक जो नशे की तरफ जा चुका है, उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत कैसे करनी है, वो सीखना पेरेंट्स का काम है सबसे ज़रूरी। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया, कि एक नशे का मरीज़ डिपेंडेंट होता है अपने ड्रग्स के ऊपर, और उसके घर वाले डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर। ये जब तक को डिपेंडेंसी नहीं छूटती, पेशेंट ना रिहैब तक आता है, और अगर आ भी जाए तो वो नशा नहीं छोड़ता। पेशेंट आता है, अभी 6 महीने पुरानी बात है, मेरे पास फैमिली आई और कहने लगी इसकी बीवी बच्चे जो है वो इसको बहुत याद कर रहे हैं, और ये भी अपनी बीवी और बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। इसको हम चाहते हैं कि इसका जो ये मिनिमम टाइम पीरियड था, जो ज़रूरी था यार रहना, वो उसने पूरा कर लिया। अब ये हमें सही लग रहा है, मॉलेज को सही नहीं लग रहा, उनको सही लग रहा है, और वो वापस जाना चाहते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने उन्होंने कहा कि एक दफ़ा और ट्राई करके देख लें, अगर रिलैप्स हुआ तो ये वो रिश्ता ही नहीं बचेगा जिसके लिए आज भाग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरजीह किसको देनी चाहिए थी? बीमारी को, उसके इलाज को। तरजीह किसको दे रहे हैं? रिश्तों को। जॉब बाकी है, जॉब कराएंगे, बाहर निकाल के काम कराएंगे। ये को डिपेंडेंसी में शिकार होता है पेशेंट, क्योंकि मैनिपुलेट चला रहा होता है, सही। रोने लगता है, घर वाले इन चीज़ों को मान जाते हैं। तो ये को डिपेंडेंसी को सीखना, जैसे ही लगे ना कि मैं अपने बच्चे पे डिपेंडेंट हूँ, चाहे वो ड्रग नहीं भी यूज़ कर रहा, मुझे फ़ोन कर ले, मैं आपको बता दूँ को डिपेंडेंसी से कैसे बाहर निकलना है, वरना ये लीड करेगा किसी प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है। वो आपके हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग है, जहाँ मोड़ ले, तो पेशेंट के हाथ में आपने स्टीयरिंग दे दिया अपनी ज़िंदगी का, अब भी कह रहे वो नशा छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता।
कोई भी एक वॉर स्टार्ट करते हैं ना तो उसका एक लिमिट होती है, पता होता है मेरे मुल्क के अंदर इतने ज़राए 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 20 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। घर वाले क्या करते हैं कोडिपेंडेंसी में, मेरे जीते जी मेरा बच्चा सही हो जाए, तो इतनी लंबी जंग छेड़ दी, फिर मुझसे आगे कह रहे हैं सही कर दो। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है फहद कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम प्रोफाइल लेते हैं ना उस लड़के की जो भी या जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो फिर एक तो मीटिंग मुझे लग रहा है इनकी महीने में इनकी फैमिली के साथ होनी चाहिए हर हफ्ते कि ये ठीक हो जाए, तो उसके बाद ये जब वापस उसी एनवायरनमेंट में जाएगा, अगर ये वही माहौल रहा तो ये तो दोबारा बीमार हो सकता है। हर हफ्ते करते हैं बस फैमिली फिर मीटिंग good है, और फॉलोअप तो जरूरी है। अगर तार जुड़े हुए नहीं रहेंगे इलाज के साथ तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, रिलैप्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैं ये जो लेमन लैंग्वेज है बार बार इसीलिए यूज करके बता रहा हूँ कि ये चीजें कुछ जरूरी है, और ये फैमिली तक हमें अवेयरनेस यही पहुंचानी है कि जैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो, डिसफंक्शनैलिटी आ जाए, आप समझ जाए आपको डिपेंडेंट है, अब आप मदद हासिल करना सीख लें और फौरी तौर पे किसी ना किसी रिहैब से कांटेक्ट करें और उसके बाद फिर उनको इंटरवेन करने दें और सीखें कि आपके जो बच्चा है उसकी बीमारी है क्या और उसका इलाज है क्या। पूरा वक्त आप यही बताते रहे बेटा नशा नहीं करना, वो कह रहे मैं अगले महीने छोड़ दूंगा, देखो नशा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। अब वही काम आप मुझे आके सिखा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मेरे बच्चे को ऐसे कहे, आपसे नहीं सीखा मुझसे कैसे सीखेगा, मुझे बीमारी का इलाज आता है। यानी कि मुझे फहद की बातों से एक बहुत अच्छी वेव्स ये आई हैं कि आप सिर्फ इस पेशेंट के ऊपर मत रहें कि भाई इसकी गलती है, इसके बिहाइंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ टच होती हैं। मैं अली रऊफ साहब की तरफ चलती हूँ। अली रऊफ साहब, आप बताएं कि इन्होंने तो क्लियर कह दिया कि ये पेरेंट्स का थोड़ा इसमें ज़रूरत है, कंट्रीब्यूशन है। हम पेरेंट्स ये तो नहीं कह रहे कि मेरे बच्चे इसमें है, लेकिन कुछ ऐसी कोताहियाँ हैं, घर का माहौल ऐसा है जो बच्चे को ना शेल्टर मिलने से या ना इंटीग्रेशन करने से हो जाता है। आप क्या कहते हैं, कौन सी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है? गलतियाँ सबसे मैं जो समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इसका घर में बात ना करना सबसे बड़ी गलती है फैमिली का। जिस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, इस तरह हम एडिक्शन के बारे में बात क्यों नहीं करते, नशों के बारे में बात क्यों नहीं करते। मेरी बेटी है, मैं इसको गुड टच बैड टच सिखाता हूँ। शी 7, राइट, शी 7, और 7 इयर्स की एज में ही हम उनको सिखाना चाहिए कि भाई सिगरेट क्या होती है, उसके क्या नुकसान होते हैं। हम समझते हैं कि हम इनको बता देंगे तो हम इनको एक्सपोज कर देंगे, उनको ये नहीं पता कि बाहर जिस तरह वो एक्सपोज होंगे वो क्या तरीका होगा। एक सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये बात। दूसरी बात ये कि एडिक्शन बाय इटसेल्फ इज अ फैमिली डिजीज। 1% may use but the whole family suffers। अगर एक बंदा ड्रग एडिक्शन में चला जाता है तो उसकी सारी फैमिली बीमार हो जाती है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। बिल्कुल ठीक कहा जी, बिल्कुल सही अली साहब। तो जब वो नशा करता है तो सामने वाले की, जब वो पेशेंट खुश होता है तो फैमिली खुश होती है, जब वो पेशेंट दुखी होता है तो सामने वाला भी दुखी हो जाता है, तो वो अपनी ज़िंदगी छोड़ के उसकी सर्कल में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, और उनकी सबकी फैमिली की ज़िंदगी उस पेशेंट के इर्द गिर्द चल रही होती है और वो उसको खुश करने में लग जाते हैं कि वो हमेशा खुश रहे और हम खुश रहें, और वो दुखी होगा तो हम भी दुखी हो जाएंगे, ज़ाहिर है वो नशा करेगा हम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बीमार हो जाता है और फैमिली ऑटोमेटिकली जैसे फिर कोडिपेंडेंसी का शिकार होना शुरू हो जाती है और चीज़ें मामला और ख़राब हो जाते हैं। फिर वो ही होता है जो पेशेंट कहता है, क्योंकि फैमिली उसको खुश करना चाह रही होती है। वही समझती है कि हमारी वजह से पेशेंट बीमार हुआ है तो हम सही उसको खुश करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, और ऐसा हरगिज़ नहीं होता। पेशेंट इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और अपनी फैमिली को अपनी उंगलियों पर चलाता रहता है। यानी वो भी अपने पास एक ट्रिक इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, वो बहुत मैनिपुलेटिव होता है, वो बड़ा उस तरीके का दिमाग हो जाता है उसका कि अब मुझे पता लग गया कि फैमिली मेरी हर बात मानेगी। वो गुस्सा करता है, 1000 रुपये फैमिलीज को पकड़ा देती है कि यार इसका मूड ख़राब हो जाएगा, उसको इतना छेड़ना नहीं है। अब ये आपने जो बात की, इसका मैं रियल बात यही हुई है, जब उसकी वालदा ने कहा कि जब इसको कुछ चीज़ नहीं देते तो क्या करता है, ये चीज़ें तोड़ने लगता है, चीजें कभी मतलब ऊपर शेल्टर पे। और फिर फैमिली क्या करती है? हाँ, पैसे दे देती है। हाँ, तो फैमिली ने क्या सीखा, पेशेंट ने क्या सीखा कि जब मैं सीखूंगा तो ये, अब वो फैमिली को यूज करना शुरू कर देते हैं। कांच के बर्तन तोड़ने लग गया, कभी फ्रिज, उस दिन बताया उन्होंने, फ्रिज गिरा रहा था, हमने उसको रोका, फिर उसको पैसे दिए और चल भाई। इस तरीके से वो पूरी फैमिली को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और फैमिली उसके कंट्रोल में आ जाती है। फिर जब वो रिहैब आता है और वो कंट्रोल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जब वो रिहैब आता है उस वक्त, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी होती है और फैमिली डरती है कि ये मर ना जाए, तो फैमिली हमें फौरन फोन करती है कि भाई हम उसको लेके आ रहे हैं, उसको अंदर एडमिट करना है। ठीक है भाई। अब वो जैसे ही थोड़े दिन होना शुरू हो जाते हैं फिर फैमिली उस कंट्रोल में आ जाती है। फिर वो फैमिली को बोलता है कि अब अगर आपने मुझे इस वीकेंड पे नहीं निकाला तो मैं घर छोड़ दूंगा, और फैमिली को वही शुरू हो जाता है कि यार ये तो वापस ऐसे कि उसको खुश करने के लिए निकालना है,
हालांकि उसको फिजिकल और साइकोलॉजिकल क्रेविंग हो रही होती है, उसका ट्रीटमेंट तो पूरा नहीं हुआ, डॉक्टर्स ने इजाज़त नहीं दी है, साइकोलॉजिस्ट ने इजाज़त नहीं दी है अभी इसको ठीक होने की, ना कि वो है ठीक। ठीक है। तो फैमिली बजाय हमारे पास आके हमसे बात करे और हमसे ही सीखे, जो फादर बता रहे थे को डिपेंडेंसी का, वो उस पेशेंट की बातों में आके आ जाते हैं और फिर वो बाहर उसको ट्रीटमेंट पूरा होने नहीं देते और निकाल देते हैं, और फिर वो रिलैप्स होते हैं और फिर माहौल और ख़राब हो जाता है, और फिर उसके बाद पेशेंट के डैमेजेस और ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा शोएब से मैं ये जिस तरह आपने कहा डैमेज होते हैं, शोएब कभी कभी कहते हैं, हम कहते हैं उल चढ़ती है या एक फीलिंग आती है कि यार थोड़ा सा मतलब पीने में या कभी अपने आप को कैसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता, तो होता है कभी कभी आपके अंदर फीलिंग आती है? बिल्कुल आती है, अच्छा। फीलिंग तो आएंगी, इतनी अच्छी फीलिंग थी तो क्यों नहीं आएंगी, इतनी सुहानी यादें हैं तो कभी गुस्सा आता है भूलेंगे तो ओए होए, यानी कि आता फील कि दोबारा आता है। कि थोड़ा सा पी लेते कुछ नहीं होता। लेकिन वो फिर पीने के बाद की वो सज़ा, वो जलालत, वो भी याद आती है। ओहो, फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर ऐसे लेते ही हैं। manage यानी कि इंडिकेशन होता है अभी भी इतने टाइम के बाद भी, Cravings। लेकिन आप अपने आप, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट में हो चुकी है कि अब आपने देखा कि इसके रिजल्ट्स फिर क्या होंगे, अभी थोड़ा बर्दाश्त करो। जैसे हम रोजे में होते हैं ना, तो कहते हैं थोड़ा पानी प्यास, नहीं रोजा टूट जाएगा, तो गुनाह का अजाब का फीलिंग आता है, तो फिर क्या कहते हो दिल कभी कभी जैसे अब तो हाँ यार आती तो आपको याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। जब हम पेशेंट को लेने आ रहे होते तो एट दैट टाइम ड्रग यूज़ कर रहा है ना, और हमारा भी यार वही पुरानी यादों में चले आते हैं, वो लूप लग जाता है कि यार अब भी ऐसे बैठे हुए थे, एक टाइम पे बैठे होते थे नशा कर रहे हो, हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए और मिले गए, तो बहुत आता है, बहुत होता है। कभी कभार कभी बारिश होती है, कभी मौसम अच्छा है, इन चीज़ों से को देखते हैं कि पुरानी जगहों पे जाने से कभी इंडिकेट हो जाता है, यार यहाँ से जाता था, यहाँ से लेते थे हम अपना ये ड्रग, तो बहुत चीज़ दफ़ा होता है। कभी गर्मी बहुत है तो उसकी वजह से। अदिल कभी ऐसा हो कि दोबारा तुम्हें कोई किसी तकलीफ में तुम गुजरो और तुम्हारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये पड़े हुए सामान, आइस का कुछ भी, तो तुम क्या दोबारा उसको उठा के पीना शुरू कर दो? नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे साथ ये मेरे 2 रिकवरी थेरेपिस्ट हैं, मुझे कोई अब मसला होता है मैं इनसे बात कर लेता हूँ ना, कोई भी बात होती है, कोई हेल्प चाहिए मुझे, वो उस जगह उस दलदल में फंसने से अच्छा मैं इनसे बात करके अपना दिल हल्का करके इनसे पूछा, भाई मुझे बता दें मेरे साथ मसला चल रहा है तो मुझे काइंडली हेल्प करें आप, भाई मुझे क्या किस तरह मैं इस चीज़ से निकलूँ, मैं हेल्प लेता हूँ बिल्कुल। ओके। वो हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी देखा आपने एक गाना गाया तो उस पर याद आ गया कि अली भाई ने हमें बता दिया था कि अब गाना कौन सा गाना है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जी नहीं। ठीक है। फिर नंबर 2 कि कहीं पे भी जो क्रेविंग्स हो रही है इसकी क्रेविंग मैनेजमेंट है पूरी, जिस तरह हमने कहा ना बहुत सारी क्लासेस हैं, क्रेविंग मैनेजमेंट है। क्रेविंग तो होगी, अल्लाह ने जहन को ऐसा बनाया है कि जो एक दफ़ा जायका चख लिया, चाहे वो गुलाब जामुन हो, रबड़ी हो, बिरयानी जैसे शुगर वालों को बड़ा होता है मीठा खाना है, मीठा। सिमिलर है ना, ये क्रॉनिक डिजीज है। और तीसरा कि जो हम को डिपेंडेंसी कह रहे थे उसमें घर वालों को ये समझ नहीं आता जब उनको कहे ना कि इमोशनली विड्रॉल्स हैं आपके इमोशन जो है वो विड्रॉल्स कर रहे हैं, तो वो उनको समझ नहीं आता कि हमने तो नशा नहीं किया, विड्रॉल कहाँ से आ गए। तो ये जो है घर वालों को अपने बच्चे की तलब, वो है विड्रॉल्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसको कवर करना शायद जरूरी अच्छा है। मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम एक इनफ नहीं है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा मैसेज मैं अली से और आप लोगों से एक मैसेज, 30 सेकंड का टाइम खत्म हो रहा है। फात सबसे पहले ये कैमरा प्लीज जरा मैसेज दीजिएगा। किरदार की खराबी नहीं है, ये एक बीमारी है और जैसा कि बताया फैमिली डिजीज़ है, इलाज मुमकिन है और मदद लेना सीखें। अगर कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम है, आप जैसी मदद लेते हैं उसको प्रोफेशनल्स आपको सही तरीके से गाइड करते हैं और आपके मसले का हल हो जाता है। स्टिग्मा समझना, टैबू समझना, इसको किरदार की खराबी समझना, छुपा के रखना घर में, इलाज नहीं है। ओके गुड। फहद साहब बहुत शुक्रिया। बात दीवानी साहब, अब चलते हैं अली रऊफ साहब, ये कैमरा सर, क्या मैसेज आप देंगे अपने देखने वालों को? जी मैं ये कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, अपने बच्चों पे नज़र रखें। कोई भी ऐसी इंडिकेशन नज़र आती है जिससे कोई आपको होता है कि यार कुछ गड़बड़ है, तो फ़ौरन उस पर सीरियसली तवज्जो दें। अपने बच्चों पे नज़र रखें, दोस्तों पे नज़र रखें, उनके थोड़ा सा उनको सीरियसली इन चीज़ों को देखें। एक तो ये कहूँगा, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ आती है तो इसमें शेम की ज़रूरत नहीं है। अगेन एडिक्शन इज़ अ डिजीज़ एंड इट इज़ ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल, तो फौरी हेल्प की तरफ जाएं। और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी और जितना जल्दी इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा उतना जल्दी उससे निकला जा सकता है। ओके गुड। सैयद अदील अशरफ साहब, ये कैमरा है, रहमान ये कैमरा, जी सर। अदील साहब ये आप मैसेज लीजिएगा जी।
बिल्कुल जैसे हम लोग इस नशे की लत से निकल चुके हैं, हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि आप कभी भी आपको ज़रूरत पड़े हेल्प करें तो बहुत सारे ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर है हमारे शहर में जहाँ जाके आप हेल्प ले सकते हो और क्यूरेबल है। बिल्कुल हम लोग आज इस माशरे का दोबारा इस काबिल कबूल हुए हैं, कारामद हुए, अपनी ज़िंदगी में वापस आएँ, तो आप लोग भी वापस आ सकते हैं। गुड, बहुत खूबसूरत मैसेज। और मैं मेरे साथ मौजूद हैं शोएब आफ्ताब जी। सर मैसेज। नशा एक बुरी चीज़ है, अब वक्ती तो उसका एक मज़ा आ जाता है, लेकिन उसके बाद के जो नुकसानात हैं वो बहुत बुरे हैं। डेंजरस। शुक्रिया। क्या खूबसूरत बात कही कि इसके वक्ती तो बंदे को मिल जाती है एक एहसास का, खूबसूरत सी फीलिंग, लेकिन उसके बाद का रिज़ल्ट बड़ा खौफनाक और हौलनाक है। मैं अली रऊफ़ साहब आपका दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ, फ़हद दीवानी साहब आपका शुक्रिया, और शोएब अदील तुम्हारा शुक्रिया, और शोएब आपका भी बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। दिल तो नहीं करता, दिल कर रहा है और इसके लिए तो और गुफ्तगू होनी चाहिए। और ये हमारे इस वक्त नौजवानों की ज़रूरत है कि हम उनको ये प्रोग्राम रिहेबिलिटेशन या इसके कोई शिकार हो, ये प्रोग्राम होता रहे ताकि हम कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस सेशन आप तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वक्त ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान ही रिप्रेजेंट करेंगे आगे हमारे मुल्क को। तो कोताहियाँ कहीं हो रही हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला उनका हाथ थामेंगे और उनको इस दलदल से ज़रूर निकालेंगे, और निकले भी हैं, क्योंकि इस तरह की इंसानियत के लोग जो जिनके अंदर अभी तक एक कहते हैं ना एक मोहब्बत है इंसानियत की, वो जब तक ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह ताला परेशानियाँ दूर होती रहेंगी। यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से